हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे, जितना है तो खुद से लड़ो। उसका 7 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसका 8वां अध्याय है, जिसमें लेखक हमको कहते हैं 9 नियम फॉलो करने के लिए। अब देखते हैं कि वो 9 नियम कौन कौन से हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी आप उस पथ पर लगातार नहीं चल पा रहे हैं जो असफलता की ओर जाता है। परिणाम स्वरूप आप चिड़चिड़ा होने लग जाते हैं। आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। हर वक्त लगता है कि आप थके हुए हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप उस पथ पर नहीं चल पाओगे तो सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इन सब चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है, और वह है खुद को संतुलित करना, या हम कह सकते हैं कि अपने जीवन को संतुलित करना। एक असंतुलित जीवन शैली के साथ कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सोचना मात्र भी पूरी तरह अव्यावहारिक है कि बिना अपनी जीवन शैली को बदले आप कामयाब हो सकते हो, और यदि हो भी गए हो तो अब उस कामयाबी को बरकरार नहीं रख सकते हो, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे जीवन में हर पल प्रोग्रामिंग चलती रहती है, जो कि हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आज की खराब जीवन शैली कल के उज्जवल भविष्य को नाश कर सकती है। इस क्षण को अच्छा बनाओ, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलना तो चाहते हैं, परंतु समझ ही नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। इसीलिए आज यह अध्याय आपकी मदद करेगा एक उपयुक्त जीवन शैली को अपनाने में। मैं आज आपको ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी मदद आपके अपनी जीवन शैली को उपयुक्त बनाने में करेगा। 9 रूल्स फॉर बेस्ट लाइफ स्टाइल। एक किताबें पढ़ने की आदत डालें, रोजाना ध्यान करें, रोजाना व्यायाम करें, संगीत सुने, दूसरों की तारीफ करें, दान करें, अच्छा खाएं, अच्छे संगीत सुने, स्वयं को प्रकृति के करीब रखें। किताब पढ़ने की आदत। किसी ने बहुत खूब कहा है, किताबें ज्ञान का सागर होती है, और यह सागर इतना बड़ा है जितना तो धरती पर पानी का सागर भी नहीं। सही कहूँ तो ज्ञान उस टॉर्च की भांति होता है जो अकेली सुनसान अंधेरी सड़क पर रोशनी कर आपका मार्ग प्रशस्त करती है। क्या हो अगर उस समय आपके पास टॉर्च न हो, शायद आप एक कदम भी आगे ना बढ़ पाएं। ज्ञान भी इसी टॉर्च की भांति आपको मंजिल तक ले जाने वाले मार्ग पर प्रकाश डालता है, और किताब ही ज्ञान का सबसे बढ़िया स्रोत होती है। किसी भी किताब को पढ़ना उसे लिखने वाली महान शख्सियत से साक्षात्कार करने जैसा ही होता है। क्या हुआ अगर आप न्यूटन के समय नहीं थे? क्या हुआ अगर आप कभी स्वामी विवेकानंद से नहीं मिल पाए तो? क्या हुआ अगर आपने कभी सचिन तेंदुलकर से बात नहीं की तो? इन लोगों द्वारा लिखी उनकी पुस्तकों से आप बहुत सारी महान शख्सियतों जो शायद आज नहीं भी है से साक्षात्कार कर सकते हैं। उनकी लिखी किताबों के माध्यम से आप उन लोगों के विचार जान सकते हैं और समझ सकते हो कि वह लोग इतने महान क्यों थे। किताबें इस दुनिया में बनाए जा सकने वाले उस सबसे अच्छे दोस्त की तरह है जो सुख और दुख की हर घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है। कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह आपको यह बताता है कि आप इस विपत्ति को झेलने वाले दुनिया में अकेले नहीं हो, और यह भी बताता है कि इस घड़ी में अपने आप को संयमित रख कर कैसे आप उचित निर्णय ले सकते हो। वह बताता है कि आपसे पहले कैसे लोग इस तरह की विकट परिस्थितियों से बाहर निकल पाए हैं। किताबें आपका एक ऐसा मित्र बन सकती है जो विकट से विकट परिस्थिति में भी आपके साथ नहीं छोड़ेगी, जब तक कि आप उस पर विश्वास करना ना छोड़ो, और हर समस्या का समाधान भी इसके पास होता है। किताब पढ़ने के फायदे। यह ज्ञान पाने का सर्वोत्तम स्रोत होता है। किताबें पढ़ने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी मुश्किल या प्रॉब्लम का समाधान इसके पास होता है। किताब पढ़ने की आदत आपको विवेकशील और संयमित
बनाती है। किसी भी तरह की विकट परिस्थिति या दुख की घड़ी से उबरने में आपकी मदद करती है। इस आदत से आप व्यर्थ जा रहे समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। आपको आपकी कमियों से अवगत करती है। यह बताती है कि गलत चीज़ों को सही कैसे करना है। किताबें कैसे पढ़ें। किताबें पढ़ने का कोई सेट पैटर्न या फार्मूला नहीं हो सकता। यह आपकी दिनचर्या पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आप चाहे तो किताब रोज़ाना आधे घंटे के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सैटरडे संडे को जब आप फ्री रहते हैं तब आप पढ़ सकते हैं। ऑफिस में काम से जब आप बोर हो जाएं तो तब भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते समय भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक किताब जो कि औसतन 150 से 250 पेज की होती है, उसे आपको कम से कम 3 महीने में तो पढ़ ही लेना चाहिए। और अगर आप यह कर पाते हैं तो आप साल भर में 4 किताबें पढ़ सकते हैं और 10 साल में 40, जो कि एक अच्छा नंबर है। अलग अलग विषयों पर भी किताबें पढ़ सकते हैं, या केवल उन विषयों पर भी जो आपको पसंद है। आप करियर के लिए टेक्निकल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी स्वयं की ग्रोथ के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप आज से यह अच्छी आदत अपने अंदर विकसित करना शुरू करेंगे और अपने जीवन में सुधार का यह पहला कदम जरूर रखेंगे। रोजाना ध्यान करें। मेडिटेशन, जिसे हिंदी में ध्यान कहते हैं, यह एक क्रिया है अपने विचलित मन को एकाग्र करने की। अगर मन विचलित है तो कोई भी कार्य एकाग्र होकर किया ही नहीं जा सकता है, और बिना एकाग्रता के संपूर्ण समर्पण के अभाव में कार्य को सफलतापूर्वक कर पाना संभव नहीं हो पाता है। मेडिटेशन या ध्यान की महिमा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंसान को का चित्त या मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता या विचलित क्यों रहता है। आइए इसे समझते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब इंसान कभी खुशी तो कभी दुख अनुभव करता है। कभी वह मुस्कुराता है तो कभी गुस्सा हो जाता है। कुछ बातें उसे आशान्वित करती है तो कुछ निराश। कुछ घटनाएं अच्छी लगती है तो कुछ खराब। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पल पल हमारा मन बदलता रहता है। हम भविष्य की चिंताओं की वजह से अत्यधिक सोचने लग जाते हैं और ज़्यादातर समय सोचते रहने की वजह से वर्तमान में कर रहे कार्यों पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप रिजल्ट उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना हम चाहते थे, और यही घटना हमें विचलित करती रहती है। हम खुशी में अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, मानो जैसे अब दुख भविष्य में तो आएगा ही नहीं, और दुख की घड़ी में अत्यधिक निराश, जैसे मानो अब आप कभी सुख की अनुभूति कर ही नहीं पाओगे। और इसी वजह से हमारा मन संतुलित नहीं हो पाता और हर पल विचलित रहता है। मेडिटेशन और ध्यान का प्रमुख कार्य ही आपके भटकते हुए मन को शांत कर आपकी एकाग्रता को वापस लाना होता है। एक तथ्य यह भी कहा जाता है कि इंसानी दिमाग 80 से 90% तक का समय भविष्य की चिंता में व्यर्थ कर देता है, और अगर वह वर्तमान में कोई कार्य कर भी रहा है तो पूर्ण समर्पण के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आंखों में लक्ष्य की जगह भविष्य की चिंताएं होंगी तो आप यकीन मानो आप लक्ष्य का भेदन कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए वर्तमान के किसी कार्य को करते समय पूरी तरह से ध्यान उसी कार्य पर होना चाहिए, तभी इसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और वह सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका मन एकाग्र हो और शांत हो, और मन की इस अवस्था को पाने का ध्यान सबसे उपयुक्त माध्यम है। ध्यान के फायदे: मन एकाग्र होता है, कार्य कुशलता बढ़ती है, वर्तमान में जीना सिखाता है, अधिकांश समय व्यक्ति खुश रहता है, संतोष का भाव बढ़ता है, मन स्वस्थ रहता है, मनुष्य का व्यवहार अच्छा रहता है। ध्यान कैसे करें? ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपना संपूर्ण ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हो। वह कुछ भी हो सकती है, जैसे सामने रखी कोई मूर्ति, लहराते पेड़ के पत्ते, दिए के लौ, या फिर स्वयं आपके अंदर या बाहर जाती हुई सांसें। इन सब के अलावा आप किसी एक वाक्य, शब्द को भी मन में बार बार दोहराकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको अपना पूरा ध्यान बस उसी क्रिया पर लगाना है जो आप कर रहे हो।
आप चाहो तो बस आंखों को बंद करके बैठे रह सकते हो और अपने आसपास से आ रही आवाज़ पर अपना ध्यान लगा सकते हो, जैसे चिड़िया के चहकने की आवाज़, ट्रैफिक के शोरगुल की आवाज़ या किसी के फ़ोन पर बजने वाली रिंगटोन की आवाज़ इत्यादि। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको अपने मन को वर्तमान में किए जा रहे कार्यों पर टिकाना है। यह कार्य सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आपका मन जितना ज़्यादा विचलित होगा, आपको उतना ही अधिक प्रयास करना होगा। शुरुआत में आप 1-2 मिनट से ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाओगे, किंतु समय बीतने के साथ साथ और अत्यधिक अभ्यास से धीरे धीरे आपकी एकाग्रता का समय बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ध्यान में एकाग्रता लाना चालू करेंगे, आपके जीवन में भी उसी अनुपात में एकाग्रता आनी चालू हो जाएंगी। आप जो कार्य कर रहे होंगे पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। ध्यान जमीन पर या कुर्सी पर किसी पर भी बैठ के कर सकते हैं। आपको अपनी कमर को सीधा रखना है, आंखों को बंद या खुला कैसे भी रख सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। मेरा स्वयं का तो मानना यह है कि आंख बंद करके ध्यान लगाना आंख खोलकर ध्यान लगाने से ज़्यादा आसान होता है, किंतु आप इसे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, मन भटकेगा और कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि आप कुछ और ही सोचने लग गए हो। तुरंत आपको अपने मन को उसी पूर्व स्थिति में लेकर आना होगा जब आप केवल अपने निश्चित की गई वस्तु पर ही ध्यान लगा रहे थे। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। कुछ दिनों तक यह अभ्यास करने के बाद मन के भटकने की दर कम होने लगेगी। समय के साथ आप अधिक देर तक अपनी मनचाही वस्तु या क्रिया पर ध्यान लगा पाएंगे और यही एकाग्रता आपके पूरे दिन के क्रियाकलापों में भी दिखने लगेगी। ध्यान का असर दिखने में कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक का समय भी लग सकता है, किंतु आपको संयमित होकर इस अभ्यास को करते रहना होगा। एक बार जब आप इसके फायदों को महसूस करने लगेंगे, फिर आप खुद भी इसे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम करने से इंसान शारीरिक रूप से मजबूत होता है, यह तो आप सभी जानते होंगे, किंतु क्या आप जानते हैं व्यायाम करने से इंसान मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं? जी हाँ, व्यायाम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें फायदा पहुंचाता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके शारीरिक फायदे बताने की ज़रूरत है, वह तो आप बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानते हो। आइए समझते हैं कि व्यायाम करने से आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं। विज्ञान के हिसाब से जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसकी बॉडी एंड्रोफिन नामक केमिकल रिलीज करती है, जो कि ब्रेन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे मानसिक तनाव न केवल कम होता है बल्कि व्यक्ति खुशी को भी अनुभव करता है। प्रैक्टिकली ऐसा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं तो 10 मिनट की एक्सरसाइज करके देखें। उसके तत्काल बाद आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव 10 मिनट पहले के तनाव से काफ़ी कम हो गया है, या कह सकते हैं कि 10 मिनट पहले आप जैसा फील कर रहे थे अब उससे बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। व्यायाम करने के और भी बहुत से फायदे हैं जो कि इस प्रकार हैं। व्यायाम आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। डिप्रेशन के रोगियों के लिए तो यह दवाई की तरह काम करता है। व्यायाम कैसे करें? व्यायाम किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, रनिंग, डांसिंग, कार्डियो एवं योगा इत्यादि। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसे करने के लिए आपके शरीर को परिश्रम करना पड़े और शरीर के ज़्यादातर सभी हिस्सों को उसमें उपयोग में लाया जा सके। अगर आपको एक्सरसाइज करने में बोरियत महसूस होती है तो आप गेम भी खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। एक्सरसाइज करने का हमारा प्रमुख मकसद आपके शरीर को वर्जिश करना है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि आप किस तरह के कार्य से अपने शरीर को वर्जिश करना चाहेंगे। व्यायाम हफ्ते में कम से कम 5 दिन अवश्य करना चाहिए और दिन में कम से कम आधा घंटा इसके लिए अवश्य निकालें। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो इसे आप नियमित रूप से लगातार करें।
कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में लेट काम करने की वजह से या ऑफिस टूर की वजह से या घर में किसी शादी या किसी फंक्शन की वजह से आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप बिना इस बात की परवाह किए कि पिछले कुछ दिन से आप व्यायाम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें उसी तरह से आगे करने लगे जैसे आप इन व्यवधानों से पहले करते आ रहे थे। बीच की किसी भी रुकावट को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप यहाँ किसी से रेस नहीं लगा रहे हैं, तो पीछे होने का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। बीच में आई रुकावट को स्वीकार करें और व्यवस्था के खत्म होते ही अपने पुराने रूटीन पर लौट आएं। यह ऐसे हैं जैसे आप रोजाना 3 बार खाना खाते हैं, किंतु फास्ट में आप उस दिन खाना नहीं खा पाते और अगले दिन आप हमेशा की तरह अपना पुराना रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं। अगर आप अपना रूटीन वापस पकड़ लेते हैं तो यह बात आपको मानसिक रूप से और भी अधिक मजबूत बना देगी। याद रखें, रुकावटों का आना आपके हाथ में नहीं था, किंतु उनके जाने के बाद फिर से अपने रूटीन को फॉलो करना आप ही के हाथ में है। अच्छा संगीत सुने। आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाने में संगीत का भी अच्छा योगदान हो सकता है। संगीत में ताकत होती है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की। यह गलत इमोशंस को दबा सकता है और वहीं दूसरी तरफ सही इमोशन को कई गुना तक बढ़ा सकता है। जैसे अगर कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो एक अच्छा सा गाना 5 मिनट सुनने पर ही आपका गुस्सा छू मंतर हो सकता है। अगर आप बहुत खुश हैं तो संगीत बजाने पर आपके पैर अपने आप ही थिरकने लगेंगे। उदास होने पर भी संगीत मरहम की तरह काम करता है। संगीत सुनकर ना केवल आप आनंदित होते हैं, बल्कि अंदर गहराई में दबे हुए गम को भी बाहर निकाल पाते हैं। संगीत आप सुनते तो कान से हो, मगर यह सीधे दिल में उतर जाता है। संगीत के द्वारा दिया संदेशों, बातों के द्वारा दिए गए संदेश के वनस्पति जल्दी मान लिया जाता है। आपने बच्चों को भी देखा होगा, वह अपनी शुरुआती कक्षा में ABCD 1 2 3 इत्यादि का पाठ गाना गाकर ही समझते हैं। एक अच्छे संगीत पे तो ना केवल इंसान बल्कि जानवर भी रिएक्ट करने लगते हैं। द्वापर युग में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण धरती पर थे, उस समय जब वे गायों को चराने वन में जाते थे तो अक्सर गाय घाट से बहुत दूर निकल जाती थी। तब उन्हें बुलाने के लिए श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे और फिर सभी गाय उनकी बांसुरी से मोहित होकर उनके पास चली आती थी। खुद को इंस्पायर या मोटिवेट रखने के लिए भी म्यूजिक सुना जा सकता है, या फिर अत्यधिक व्यस्तता में म्यूजिक सुनकर खुद को फ्रेश किया जा सकता है। आप संगीत को सुन भी सकते हो या किसी वाद्य यंत्र को बजाना सीखकर एकांत में उसे बजा भी सकते हो। यह भी उसी तरीके से लाभदायक जैसे कि संगीत सुनना। अगर आप कभी थके हुए या मायूस महसूस कर रहे हो तो एक अच्छा संगीत आपको फिर से तरोताजा कर सकता है, साथ ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार भी कर सकता है। तो कोशिश कीजिए संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की, फिर देखिए कैसे यह मनोरंजन के साथ साथ आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। दूसरों की तारीफ करें। दूसरों की तारीफ करना जितना दूसरों को अच्छा लगता है, उससे कहीं ज़्यादा यह लाभदायक होता है स्वयं आपके लिए। यहाँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दूसरों की तारीफ करने से भला आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हाँ, सच में यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए इसे समझते हैं। उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको प्रिय हैं और उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको अधिक प्रिय नहीं है। इसमें अपने परिवार के सदस्यों को शामिल मत कीजिए। लिस्ट बनाने के बाद आप पाएंगे कि जो लोग आपको पसंद है वह सभी लोग आपके बारे में अच्छे विचार रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको अप्रिय लगने वाले लोग आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं। क्या आपको कुछ समझ आया? दूसरों की तारीफ करके आप भी अधिक से अधिक लोगों के प्रिय बन सकते हो और ज़्यादातर लोगों से आप अपना रिश्ता मधुर कर सकते हो। एक अनजान शख्स भी आपको हमेशा याद रखेगा जिनकी कभी आपने तारीफ की थी।
यह मैं झूठी तारीफ करने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। भले ही किसी इंसान में हजारों कमियां क्यों ना हो, फिर भी उसने कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो ज़रूर होती हैं। बस हमें उन बातों को देखकर उनकी तरफ तारीफ करनी है। गिलास 99% खाली हो, किंतु हमें उस 1% को देखना है जो भरा है। आप तो जानते ही हैं कि यह 1% पानी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। वर्तमान समाज में ज़्यादातर लोगों का नज़रिया नकारात्मक हो गया है। वे किसी भी अच्छी बात में बुराई ढूंढ सकते हैं। उनकी इस आदत की वजह से उनका खुद की लाइफ के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है और फिर अच्छे परिणाम ना मिलने से वे खुद से पीड़ित या महसूस करते हैं। अपने नज़रिए को पॉजिटिव करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं वह भी आपको पसंद करने लगेंगे। उनके जीवन में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें, जो अंदर से बाहर जाएगा वही बाहर से अंदर आएगा। ऊपर दिए गए चित्र में फ्लो चार्ट के जरिए हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर से सकारात्मक बाहर निकलेगी तो समाज से आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी और इसी प्रकार नेगेटिव भी व्यवहार करती है। इसीलिए आपने अपने आसपास कई लोग ऐसे देखे होंगे जो ज़्यादातर समय शिकायत ही करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग खराब हैं, सब उनका विरोध करते हैं, उन्हें परेशान करना चाहते हैं, सब तरफ क्रिमिनल है, सरकार कुछ नहीं कर रही है इत्यादि। सकारात्मक मनुष्य के लिए यही सब बातें एकदम उल्टी है। वह अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। आप भी अपना नज़रिया बदलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों को उनकी अच्छी बातों के लिए शाबाशी देनी होगी। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही समय में आपको अपने आसपास के सामाजिक समीकरण में बदलाव दिखने लगेंगे जो कि आपके पक्ष में होंगे। दान करें। डोनेशन या दान का तकरीबन सभी समाज में, सभी वर्गों में एवं धर्म व संप्रदायों में बहुत ही महत्व है। सबसे पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ दान का मतलब केवल धनराशि से ही नहीं है। हर वह वस्तु जो आपके पास अधिक है और किसी दूसरे के पास कम और जिसे इसकी सच्ची ज़रूरत भी है, और अगर आप उसे ज़रूरतमंद को दे रहे हो तो वह दान की श्रेणी में ही आता है। जैसे किसी ज़रूरतमंद को पैसे की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी विकलांग को अपना सहारा देना या किसी अंधे को मार्ग दिखाना इत्यादि। कुल मिलाकर किसी भी तरह की मदद, चाहे वह धन से संबंधित हो या किसी और चीज़ से, यह सब दान की श्रेणी में ही आता है। आइए समझते हैं कि दान का इतना महत्व क्यों है, यह क्यों करना चाहिए। वर्तमान दैनिक जीवन में एक इंसान जाने अनजाने सुबह से शाम तक कोई गलत कार्य करता है। भले ही वह कानूनी रूप से सही हो, किंतु उसका मन यह जानता है कि वह नैतिक रूप से गलत है। गलत कार्यों की वजह से आपके दिल पर एक शर्म का बोझ सा हो जाता है, या अतीत में किए गए गलत कार्यों की वजह से आप अपने आप को कसूरवार मानने लगते हो और मन पर किसी भारी बोझ की वजह से आपका ध्यान वर्तमान कार्यों पर नहीं रहता है। आपका फोकस खराब होने की वजह से आपका भविष्य भी प्रभावित होता है। आप चाहे आप अपने मन को कितना भी समझा लो, किंतु गिल्ट की वजह से आप परेशान रहते हो। किंतु जब आप दान करते हो तो यह अनुभव कि आप किसी ज़रूरतमंद के काम आ पाए, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, आपने के मन को वह बोझ हल्का होने लगता है। यह कुछ ऐसा ही है कि आप अपने मन की नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदल रहे हो। समय समय पर ऐसा करने से आपकी आदतों में भी सकारात्मकता आने लगती है। उसके आपके उच्च चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सकारात्मकता का एक पहलू सकारात्मकता से के बाकी पहलुओं को एक चुंबक की भांति खींचता है।
यह कुछ ऐसी ही है जैसे कि अगर आप दयालु हैं तो आपके ईमानदार होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात कि दान करने के बाद आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है, जैसे आपने कभी पहले महसूस नहीं की होगी। हो सकता है अगर आप में से बहुत से लोग जब पहली बार ऐसा कुछ करें तो आपके आंखों में आंसू बहने लगे। आंसुओं के साथ आपके मन में दबे इमोशन भी बाहर आ जाएंगे और वह बताएंगे आपको कि आपकी मूल प्रवृत्ति तो यही थी। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखने की, दूसरों की मदद करने की, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझने की, लेकिन आपकी इन मूल प्रवृत्तियों के ऊपर शायद आप ही के लिए गलत कार्यों की एक आर्टिफिशियल परत चढ़ गई थी, जिसकी वजह से आप स्वयं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। यह साक्षात्कार हुआ स्वयं आपका अपने आप से। लेकिन एक बात सदैव याद रखें, आपके द्वारा की गई किसी भी दान के बारे में आपको किसी और से कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह दान की मूल भावना के खिलाफ है। आप किसी भी व्यक्ति की मदद अपनी प्रसिद्धि के लिए कभी नहीं कर सकते। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेकी कर दरिया में डाल। दान के बाद आपका उसका प्रचार करने से आप वह मूल भावना ही खो सकते हैं जिसके लिए आपने यह किया था। हमेशा ध्यान रखें, आपने किसी की कोई मदद नहीं की है। इस प्रकृति ने आपको चुना है किसी जरूरतमंद के लिए मददगार के रूप में। इसीलिए घमंड का लेस मात्रा भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि गई डोनेशन को वैसे ही भूल जाओ, जैसे अधिकांशतः सुबह उठने के बाद रात के स्वप्न याद नहीं रहते हैं। यह प्रवृत्ति ही है जिसने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओ। नहीं तो आप तो जानते ही हो कि आप तो इस धरती पर आए भी खाली हाथ ही थे और जाओगे भी खाली हाथ ही। इसीलिए प्रकृति के लिए सदैव इस बात के शुक्रगुजार रहो कि उसने इस महान या अच्छे कार्यों के लिए आपको चुना। ये आपका सौभाग्य है। सही भोजन करें। सही भोजन करने से हमारा तात्पर्य संतुलित आहार से है। हमें अपना भोजन चुनते समय स्वाद को तरजीह ना देकर स्वास्थ्य को तरजीह देनी चाहिए। एक संतुलित आहार वह है जो कि सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। भोजन को सही समय पर नियमित अंतराल में करना आवश्यक है। बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, विशेष तौर पर तला भुना और फास्ट फूड से तो परहेज ही करना चाहिए। भोजन के अंदर संतुलित मात्रा में अनाज, चावल, सब्जी एवं दालों का सही मिश्रण होना चाहिए, जिससे कि मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। सही एवं स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करने की आदत से हम बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। जिंदगी में अगर कोई बड़ा लक्ष्य आपको निर्धारित कर रखा है तो आपको इस शरीर रूपी मशीनरी को सही रखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भोजन संतुलित ही करें। मेरा यह विशेष मानना है कि महीने में कम से कम एक दिन आप उपवास जरूर रखें, जिससे आपके पेट को महीने में एक बार आराम मिलेगा और पेट से संबंधित छोटी सी कमियां भी अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। आप सुबह का भोजन भारी ले सकते हैं, जिससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहेगी। लंच में आपको ठीक ठाक भोजन ही करना है, किंतु रात का भोजन, जिसे हम सामान्य भाषा में डिनर भी कहते हैं, अल्पाहार की तरह ही करना चाहिए। अर्थात जितनी भूख है उससे आधा खाना ही खाइए और खाने के बाद सीधे बिस्तर पर कभी ना जाएं। रात्रि का भोजन एवं सोने के समय के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार पूरे दिन में कम से कम 4 से 6 लीटर पानी अवश्य पिएं, परंतु खाना खाने के तुरंत बाद और पहले कभी पानी ना पिएं। अगर आप अपने अंदर यही अच्छी आदत विकसित कर लेते हैं तो इस आदत की वजह से आप हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत रहेंगे और आप भिन्न भिन्न प्रकार की सामान्य बीमारियों जैसे मोटापा, डायबिटीज, बीपी इत्यादि सभी से सदैव बचे रहेंगे और आप अपना पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ लगा सकेंगे।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल की सबसे मजबूत कड़ी हेल्दी भोजन करना है। अच्छी संगीत सुने। आप सभी जानते हैं और हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव अन्य मनुष्यों से घिरा रहता है। उनमें हर तरह के मनुष्य हो सकते हैं जिनका चुनाव आपने नहीं किया है, जैसे भाई बहन, माता पिता इत्यादि, और वह भी जिनका चुनाव आपने ही किया है, जैसे दोस्त, पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाले साथी इत्यादि। इंसान के व्यक्तित्व पर उसके आसपास रहने वालों का बहुत प्रभाव पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व का अधिकांश अंश किसी ना किसी व्यक्ति से लेता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम उम्र के अलग अलग पड़ाव में भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, और उन भिन्न भिन्न तरह के लोगों का व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है, और उन सब के व्यक्तित्व का कुछ ना कुछ प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है, और इसी से हमारा नज़रिया, चरित्र और आदतें विकसित होती है, या हम कह सकते हैं हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव आपको बहुत ही सोच समझकर अर्थात सावधानी से करना चाहिए। इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं जैसे अगर आप अपना अधिकांश समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं है और उन सब का नज़रिया नकारात्मक है, तो यह 100% संभव है कि आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, या कह सकते हैं कि संघर्ष करेंगे। वहीं इसका विपरीत भी उतना ही सही है। अगर आप सदैव ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जो कि अपने जीवन में बेहद सफल हैं, तो आपके भी अपने जीवन में सफल होने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसे लोगों को आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसका फ़ायदा आपको अपनी ज़िंदगी और अपने प्रोफेशनल करियर में ज़रूर मिलेगा। अब आपको देखना होगा और जज करना होगा कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा है जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। अगर आप पाते हैं कि जो लोग आपके पास हैं उनका व्यक्तित्व नकारात्मक है, तो तुरंत उन्हें छोड़ दें, या कोशिश करें कि आप अपनी संगत में बदलाव लाएं और अपनी संगत को ऐसे व्यक्तियों से बदल दें जो कि सकारात्मक सोच रखते हैं। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको स्वयं आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव दिखने लगेंगे, और स्वाभाविक सी बात है वह सभी बदलाव आपके लिए सकारात्मक होंगे। खुद को प्रकृति के करीब लाएं। 9वां जो है वह खुद को प्रकृति के करीब लाएं। यह बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी प्राणी, चाहे वह इंसान हो या कोई और जानवर, पूरी तरह से इस प्रकृति पर निर्भर है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि हम सब इस धरती में से ही निकले हैं और एक दिन इसी धरती में ही मिल जाएंगे, और बीच का सारा जीवन चक्र भी पूरी तरह से इसी धरती पर विकसित प्रकृति। यह बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी प्राणी, चाहे वह इंसान हो या कोई और जानवर, पूरी तरह से इस प्रकृति पर निर्भर है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि हम सब इस धरती में से ही निकले हैं और एक दिन इसी धरती में ही मिल जाएंगे, और बीच का सारा जीवन चक्र भी पूरी तरह से इसी धरती पर विकसित प्रकृति पर ही निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं भोजन के लिए जरूरी जीवन के लिए जरूरी और भी बहुत सारे पदार्थ भी इसी प्रकृति से मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा वजूद इसी प्रकृति से है। हम यह सब पता होने के बावजूद भी हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों ने हर वह चीज़ जो हमें प्रकृति के होने का एहसास दिलाती है को खुद से दूर कर लिया है। आज शहरों में पेड़ों की संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है। घर को पूरा पक्का बनवा लिया जाता है। घर से बाहर निकलते ही रोड शुरू हो जाती है, और फिर रोड से होते हुए हम फिर पक्के बने हुए ऑफिस में घुस जाते हैं। दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं देती।
इसी वजह से बारिश इस शहरी इलाकों में कम होने लगी है और जो थोड़ा बहुत पानी बरसता भी है वह बह के नालों द्वारा शहर से बाहर निकल जाता है। जमीन में पानी के न जाने की वजह से भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का मानव टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की आड़ में उसी प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी बदौलत वह यहाँ तक पहुंचा है, और इस प्रकृति की वजह से ही वह आप जिंदा हैं। प्रकृति के विनाश से होने वाले सामाजिक दुष्परिणामों को तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप इसके मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी जानते हैं? तो आइए इन्हें समझते हैं। आपके शरीर का रोम रोम इस प्रकृति का दिया हुआ है। जब आप इसी से दूरी बना लेते हैं तो शरीर पर तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है, इनका असर आपके मन तक भी पहुंचता है और इसे आप स्वयं भी महसूस करोगे। आप खुद सोचिए, क्यों आपको चमचमाते मॉल में जाने से ज़्यादा अच्छा अनुभव तब होता है जब आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हो, क्योंकि वहां जाते ही आपको प्रकृति से एक जुड़ाव महसूस होता है। आप शुद्ध हवा में सांस लेते हो तो आपका शरीर एवं मन रोमांचित हो जाता है। आपको हरे भरे पहाड़ और घाटियां इतनी अच्छी लगने लगती है कि आपका वापस आने का मन ही नहीं करता है। आप प्रकृति की शुद्धता और सुंदरता को दिल से महसूस करने लग जाते हो और तब जाकर आपको पता चलता है कि जहां आप रहते हो वहां तो आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह रहे हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए वहां रहना आपके लिए ज़रूरी हो, पर सच्चा सुख तो प्रकृति की गोद में ही मिलता है। और यही कारण है कि जब आप प्रकृति से दूर कर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को अपने चारों तरफ पाते हो तो मन दुखी रहने लग जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा अधिक करने लगते हो इत्यादि। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमें अपनी रोजी रोटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और हम प्रकृति से जुड़े भी रहें। सबसे पहले तो जिस जगह आप रहते हैं उसे प्रकृति में बनाइए। जैसे अगर आपके घर में स्पेस अच्छा है तो आप वहाँ एक अच्छा सा बगीचा मेंटेन कर सकते हैं, और अगर जगह की कमी हो तो आप अपने घर में बहुत सारे गमले लगा सकते हो, टेरेस गार्डन बना सकते हो, पौधों की निराई गुड़ाई और उनमें पानी देने के लिए कोई माली ना रख कर यह काम आप स्वयं कर सकते हो। घर में यूज होने वाली बहुत सी सब्जियां भी आप घर में ही उगा सकते हैं। खुद के हाथ से उगे हुए पौधे से जब सब्जी तोड़कर आप उसे बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यह प्रकृति सही में कितनी निस्वार्थ भाव से हमें हर वह चीज़ देती है जिसकी हमें ज़रूरत है और बदले में हम कुछ नहीं लेती। यह भावनाएं आपके मन ट्रिगर करेंगी। इसके अलावा आप सुबह शाम किसी ऐसी जगह पर घूमने भी जा सकते हो जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हो और आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास कराते हो। जैसे गार्डन, किसी मंदिर मस्जिद में जहां बहुत सारे पेड़ हो, या अगर आपके एरिया के आसपास कोई जंगल हो तो वहां इस तरह के प्रयासों से आपके शारीरिक वर्जिश तो होगी, साथ ही साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। और जब आप प्रकृति को अपने आसपास महसूस करेंगे तो आप स्वयं यह पाएंगे कि आपका मन पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा है। इसका असर यह होगा कि अब आप हर मोटी बात पर नाराज नहीं होंगे, आपको हर मोटी छोटी बात पर गुस्सा भी नहीं आएगा एवं आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर आपके स्वभाव में एक सकारात्मकता आएगी जो आपको अपने लक्ष्यों की तरफ एकाग्र करेगी।